ये अगर आप जगन्नाथपुरी विजिट कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ की कहानियाँ सुनाई हैं, वहाँ के लोकल से पता करके, या फिर मैंने थोड़ा गूगल से पता करा है। तो इन केस अगर मैं थोड़ा सा गलत भी हुआ तो ये नहीं कि राजन तोड़ देंगे हम, राजन अलग शर्मा अलग, ऐसे मत करना, मुझे बता देना मैं कहाँ गलत हूँ। तो वीडियो को एंजॉय करना। राधे राधे। तो अब हम अपनी अगली जगह पे जाने वाले हैं जो है श्री जगन्नाथ धाम, जय जगन्नाथ, जो कि यहाँ पड़ता है जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर। तो अब जाएंगे कैसे, ट्रिप करनी है फिर से, 3 दिन का टाइम फ्रेम हमें मिल चुका है और 3 दिन के अंदर मुझे जाना भी है, आना भी है। अजमेर में डायरेक्ट कोई फ्लाइट है नहीं, तो या तो जयपुर जाओ या दिल्ली जाओ। एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली जाऊँ, क्यों, क्योंकि मैं दिल्ली गया नहीं था और एयरपोर्ट भी देखा नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार दिल्ली जाऊँ और दिल्ली टू भुवनेश्वर जाऊँगा एंड भुवनेश्वर टू पुरी। एक्चुअली ये क्या था कि पुरी के अंदर डायरेक्ट कोई एयरपोर्ट है नहीं एंड वो भी नियरेस्ट भुवनेश्वर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से तो मैं बस में जाऊँगा दिल्ली एंड दिल्ली से फिर एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट से भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर से फिर वहाँ से लोकल ट्रेन चलती रहती है, लोकल ट्रेन में आराम से पुरी पहुँचेंगे। तो अब चलते हैं और मैं पूरा अपडेट करता रहूँगा। चलिए राधे राधे। मेरी बस आ चुकी है ये रही, अजमेर से निकलेंगे अपन, बैठते हैं पहले। तो फाइनली हम बस में आ चुके हैं एंड ये रही हमारी सीट स्लीपर एंड हम आराम से सो के जाएंगे। अभी पूरी बस खाली है, एक बार देखो। तो मुझे ब्लॉग करने में थोड़ी शर्म नहीं आ रही, कभी कभी मुझे थोड़ी शर्म आ जाती है, ऑकवर्ड जैसा हो जाता है। बट हाँ, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं दिल्ली एंड दिल्ली मिलके एयरपोर्ट। तो चलिए अब सोते हैं। एक्चुअली उस मेरी बस में जो टाइमिंग लिखी थी दिल्ली पहुंचने की, वो लिखी थी रात के 12 बजे। मैं शाम को बैठा था और 12 बजे पहुंच जानी थी। बट मेरी बस, जब मैंने कंडक्टर से बात करी, उसने बोला पहुंचेगी सुबह 4 बजे। तो बोला भाई मेरी फ़्लाइट है। बोला नहीं हमारी तो 4 बजे पहुंचेगी। यार मैं मतलब मेरा माथा खुल गया था कि अभी मैं क्या करूँ, मेरी सब मिस हो जाएगी। तो मैं जो जयपुर बीच में था मिड, तो मैं वहाँ उतरा एंड वहाँ बस स्टैंड पर उतरा था। वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। अब जल्दी से रेलवे स्टेशन में जनरल में बैठूंगा और कैसे ना कैसे करके फ़्लाइट से पहले मैं दिल्ली पहुँचता हूँ और दिल्ली में फिर फ़्लाइट लेता हूँ। नहीं तो आज की ट्रिप तो गई। जगन्नाथ जी पूरे मज़े ले रहे हैं। तो चलो चलते हैं जल्दी, नहीं तो फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि वो मिस हो गई फिर तो हो गई मेरी ट्रिप, मेरी सारी चीज़ें हो जाती। ये तो बढ़िया, एटलीस्ट मैंने कंडक्टर से पता नहीं मैंने क्यों ही बात करी, पर ऐसे ही पूछ लिया भैया पहुँच जाएगी ना 12 बजे। तो बोले कौन सी 12 बजे, 4 बजे पहुँचेगी। मैं जो डरा हूँ मैं क्या बताऊँ। चलो अब तो पहुँचने वाले हैं। ये अपन बैठे हैं, ये अभी है जयपुर मेट्रो। अब यहाँ से मैं स्टेशन जा रहा हूँ। टिकट ले तो लिए, पर जितनी भीड़ यहाँ लग रही है मुझे नहीं लग रहा जनरल में भी मुझे जगह मिलने वाली है। मैं सोचा था टीटी से बात करूँगा, पर तो भी नहीं लग रहा है, खड़े होकर जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, देखते तेरी जनरल अपन ट्राई करेंगे चढ़ने का, पर ये उतरने ही देंगे। ये है कितने चढ़ना है मुझे। अब यहाँ से कूद रहे हैं भैया, ये कूद रहे हैं यहाँ से क्या है। तो अब दिल्ली आ गए हैं। अब यहाँ से कैब बुक करेंगे और एयरपोर्ट जाते हैं। रैपिडो आ रही है मेरी। तो ट्रेन में तो भगवान की दया से सीट मिल गई थी। अब वहाँ से उतर के अपन आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1। अब यहाँ से देखते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। यहाँ तो पार्किंग है, चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। बॉम्बे एयरपोर्ट से अच्छा है कि वही सबसे बड़ा देखा है अभी मैंने, देखते हैं ये भी कैसा है। ये रहा दिल्ली के अंदर का। यहाँ से मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने वाला। मैं अभी भी डाउट में हूँ यहाँ शॉपिंग करता कौन है। मुझे मेरे बैगेज में सुबह के 3:30 बजे आधे घंटे से ज़्यादा की वेटिंग लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, इनकेस मैं दिन में आ जाता तो ये मेरी फ़्लाइट तो पूरी डिले करवा देते। आज हर चीज़ उल्टी हो रही है। ऐसा लग रहा है सब कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरी फ़्लाइट छूट जाए। बस फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं। हाँ भीड़ लगी हुई है यहाँ। ओके बस फ्लाइट में बैठते हैं, भुवनेश्वर चलते हैं। भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं आप। ये रही अपनी फ़्लाइट, ये अपन यहीं से उतरे थे और अब बैगेज कलेक्ट करते हैं यहाँ से। और पूरी के लिए ट्रेन मेरी 2 घंटे बाद की बुक है। मैंने थोड़ा डिले लेके चला था, तो 2 घंटे बाद की ट्रेन है। देखते हैं हम क्या करेंगे, 2 घंटे बैठेंगे आराम से। तो मैं अब आ चुका हूँ पूरी फाइनली। मैं एक्चुअली भुवनेश्वर से डायरेक्ट बस में आ गया। मैं जा तो कैब में ट्रेन पे रहा था, पर मुझे रास्ते में कोई चिल्लाता हुआ कि जगन्नाथपुरी। तो मैं बस में चढ़ गया
और मैं फाइनली पहुंच गया। मैं जल्दी पहुंच गया इससे 1.5 घंटे, ये तो मेरी ट्रेन और लेट थी। तो अब यहाँ से जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। मेरा होटल भी वहीं पास में एकदम, मैंने पहले से बुक कर रखा है। अब चलते हैं जल्दी से होटल में, नहाते धोते हैं और जगन्नाथ जी से मिलने चलते हैं। मैं आ चुका हूँ मेरे होटल साधु इन पे, एंड लिटरली ये साधु है। देखो एक बार, ये मेरे पाँव, मैं चौथी मंजिल पे मेरा है रूम, एंड इन्होंने मुझे एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जूते खुलवा दिए। उन्होंने बोला नहीं हमारे ठाकुर जी की सेवा है, तो इसलिए आपको जूते यहीं खोलने पड़ेंगे। तो मैं 4 मंजिल नंगे पाँव आया हूँ, ये सब नंगे पाँव रहते हैं और इतनी सफाई है यहाँ। एंड ये रहा मेरा रूम, ये देखो, ये रहा मेरा रूम। ये एसी रूम मैंने करा है, ये मुझे 1300 का पड़ा है। और यहाँ से तो नहीं, पर हाँ यहाँ की छत से जगन्नाथ जी दिखते हैं, इन्होंने कहा है। तो अपन छत पे भी चलते हैं पहले। जगन्नाथ जी दिखते हैं, मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर दिखता है, दिल पे मत ले जाना चीज़ों। ओके, ये रहा, और वो रहे मेरे होटल के छत से जगन्नाथ जी का मंदिर दिख रहा है। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग भी हैं, और ये पेड़ ही पेड़ है। और वो रही जगन्नाथ जी। अब नहा के जल्दी से चलते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं जगन्नाथ जी। तो ये है जगन्नाथ जी के रथ के पहिए, रथ के, ये रहा दूसरा पहिया और ये रहे पहला पहिया, एंड ये रहे पूरे लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं आसपास। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, एंड ये वही रथ के पहिए बना रहे हो। पूरा रथ बनेगा, पूरा लकड़ियों से बनेगा। रथ यात्रा जुलाई के अंदर है, लेकिन ये भी देख लिया। रथ बनते भी देख लिया, गजब एक्सपीरियंस है। हर बार, हर साल एक नया रथ बनाया जाता है और फिर उसे डिसअसेंबल भी कराया जाता है। अरे ये रे पूरे पहिए, ये रे पहिए, एंड ये पूरे बनाए गए हैं। तो मैं होटल से निकल चुका हूँ, मेरा हेयर बैंड भी गुम गया, पता नहीं शायद ट्रेन में बस में कहीं तो रह गया, पता नहीं। तो बाल आगे आ रहे, देखता हूँ यहाँ कहीं हेयर बैंड मिलता है तो। ये तो हाँ, बस अब जगन्नाथ जी के जा रहे हैं और मैं हो चुका हूँ तैयार। अब जाते हैं, बस यहाँ से शायद 500 मीटर पे हैं। एंड होटल का मैं बताऊँ, बहुत प्यारा होटल है। एक्चुअली मैं साधु ही नहीं है। चलो चलते हैं जगन्नाथ जी। तो मैं फाइनली तैयार होकर आ चुका हूँ जगन्नाथ जी मंदिर, और ये है एंट्रेंस 4 है टोटल। तो मेरे जो सबसे पास पड़ रहा है वो मेरे 500 मीटर के अंदर ही है। तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है ना, मतलब ऐसे कुछ बेल्ट और ऐसे कुछ भी अलाउ नहीं है। तो सब बाहर ही आप दुकानों पे जमा करवा सकते हैं, 10, 20, 50 रुपये लेंगे। मैं भी जमा कराने ही जा रहा हूँ। इसके अलावा अंदर एक बार जाके आता हूँ, अंदर क्या क्या है, फिर उसके बाद मैं आके बताऊँगा। अंदर खाने का भी है, महाप्रसाद जो 64 तरीके के भोग जो ठाकुर जी को रोज़ लगते हैं, वही भोग आपको प्रोवाइड भी करे जाते हैं। तो अंदर जाके मैं एक बार प्राइस पता करता हूँ, फिर एक बार बाहर आके सब बताता हूँ। राधे राधे, जय जगन्नाथ। तो फाइनली मैं अंदर से आ चुका हूँ और अंदर बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। आप अगर वेस्ट गेट से जाओगे तो वेस्ट गेट पे आपको सबसे ज़्यादा कम लोग मिलेंगे। ये मैंने चारों गेट पे पूरा कंफर्म करके हुआ है, तो वेस्ट गेट मेरे लिए तो बढ़िया रहा। अब अगर मैंने इस वीडियो में बता दिया अब सब वेस्ट पे चल गए तो देखो भीड़ हो जाएगी। अब मैं हूँ आज जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक जो कलयुग का धाम माना जाता है, और जो फेमस है अपने स्कल्पचर्स के लिए और अपने आर्किटेक्चर के लिए, और सबसे ज़रूरी अपने चमत्कारों के लिए। चमत्कार जो आपको ध्वजा दिख रही है पीछे, ये ध्वजा अपने हवा के विपरीत लहराती है। मतलब आसपास के अगर आप झंडे देख रहे होंगे कोई भी, मतलब मैं अभी थोड़ी देर में उसका भी वीडियो अलग बनाऊंगा, तो वो अलग दिशा में घूमेंगे, और जो अपनी जगन्नाथ जी की ध्वजा है वो अलग डायरेक्शन में मतलब अपनी लहराएगी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जो अपनी जगन्नाथ जी की रसोई माना जाता है, श्री लक्ष्मी जी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए खाना बनाती है। उसके अंदर वो रोज़ 56 तरीके के भोग बनाती है उनके लिए, और वो फिर अपने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को पधराए जाते हैं। इसके अलावा वही भोग 3 बजे के बाद मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ भक्त उनको ग्रहण कर सकते हैं। 100 रुपये से स्टार्टिंग है, उसके अंदर शायद तक आप चूज़ कर सकते हो, पर थोड़े ज़्यादा पैसे दोगे तो आई थिंक 64 भी मिल सकते हैं। वो पर 64 आप खा नहीं पाओगे, तो वो अलग अलग तरीके की रेट कार्ड, वो मुझे भी अभी पता नहीं। एक्चुअली मैंने खा नहीं पाया क्योंकि मैं 12 बजे दर्शन करा, और उन्होंने बताया कि आप 3 बजे करोगे तो ही आपको खाने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं, अभी 3 बजते हैं। तो अभी तो मैं खा लिया एक जगह खाना, जहाँ अनलिमिटेड मिल चुका है मुझे 120 में। एक पांडा जंक्शन था जो वेस्ट गेट के एकदम वहीं है, एंड वेस्ट गेट पे मुझे अभी बहुत कम भीड़ मिली थी।
मंदिर प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, आपसे थोड़े मिस भी हो सकते हैं, मुझसे भी हो गए थे, फिर मैं एक दूसरे 2-3 तो मिस हुए हैं मुझसे। और जो मेन मंदिर है जो मैं अपने पर्सनली फेवरेट लिस्ट में रखूँगा वो है अपने जगन्नाथ जी, जो तो है ही। इसके अलावा महालक्ष्मी जी और तीसरा श्री विमला देवी शक्तिपीठ। विमला देवी शक्तिपीठ अपने जो 51 शक्तिपीठ है माता सती के, उनमें से एक है और वो मंदिर प्रांगण में ही है। तो वही वीडियो बना नहीं सकते थे, तो अपन वही बस बता देते कि मंदिर प्रांगण में, तो जब आप आ रहे हो तो उनको मिस मत करना, देख के जरूर जाना। तो चलो अब हम अपनी अगली जगह पे चलते हैं, ठीक है। राधे राधे। अभी थाली मिलेगी यहाँ, तो खाते हैं, खा के बताएंगे कैसी लगी है। अपन कोणार्क सन टेम्पल आ चुके हैं और ये रहा वो, ये एंट्री है। इसके लिए हमने 40 रुपये दिए हैं, फॉरेनर्स के लिए 600 है, हमारे 40 है। और लेते हैं अभी एंट्री लेते हैं। ये जो 10 के नोट के पीछे ये जो व्हील रहता है, ये वही व्हील है। ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला। ये भैया है, ये सारे इन्होंने मिले थे, इन्होंने मुझे बताया। ये 3 है, 2 कहाँ गए? वो 2 रहे, और ये 5 मिले हैं, ये यूपी से हैं, और इन्होंने मुझे 10 के नोट वाला बताया। तो मेरे पीछे आपको अभी जो मंदिर दिख रहा है वो है कोणार्क सन टेम्पल, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसकी हिस्ट्री बहुत प्यारी है, ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है, बट 123 साल से बंद है। एंड यहाँ भी भगवान सूर्य की जो अष्टधातु के विग्रह थे वो भी नहीं है। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि इसके जो चोटी पे हैं, जो टॉप पे 52 टन्स का मैग्नेट रखा गया था। एंड नीचे भी आर्किटेक्चर जो अपने ऋषि थे और जो उस वक्त के कारीगर थे, उन्होंने इस हिसाब से इसको प्रिसाइसली बनाया था कि भगवान सूर्य की अष्टधातु की मूर्ति या फिर विग्रह बोलूँ मैं, वो हवा में तैरती थी। कैसे, अब वो वही जाने। मतलब उन्होंने एक डायामैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, एंड उस वक्त सन 1200 में उन्होंने ये करा था, मतलब नेक्स्ट लेवल। एंड इसके अलावा जो आपको पहिए दिख रहे हैं, ये पहिए भी नॉर्मल नहीं है, ये पहिए वही पहिए हैं जो 10 के नोट पे होते हैं। आपके 10 के नोट पे आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा, पर यही वाले सन कोणार्क टेम्पल का ही था वो। इसके अलावा ये जो पहिए दिख रहे हैं आपको, ये टोटल 12 है। आगे आपको 7 घोड़े दिखेंगे जो भगवान सूर्य के रथ के थे। एंड ये पूरा मंदिर ही एक तरह का रथ है। एंड इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, 12 महीनों के हिसाब से बनाए गए थे। मतलब हर महीने के हिसाब से आपको कोई ना कोई जोड़ी आपको टाइम बताएगी। मतलब ये जो चक्र है, ये जो आपको व्हील्स दिख रहे हैं, ये नॉर्मल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसके अंदर आप सूर्य भगवान की किरण के साथ एग्जैक्ट पिन पॉइंट मिनट्स के अंदर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एंड ये बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है। एंड पास से भी बहुत प्यारा है, पर इस पर मल्टीपल अटैक्स हुए थे, मुगल अटैक्स हो गए या फिर और भी थे। मतलब जैसे जो उस वक्त के शिप्स होते थे, मतलब जैसे शिप्स जाते थे, एंड 52 टन्स का मैग्नेट था, तो बहुत पावरफुल मैग्नेट था। उसकी वजह से बहुत सारे शिप्स थे, उनके कंपास बिगड़ जाते थे। तो बहुत सारे जैसे बिजनेसमैन भी हो गए या फिर अपने मुगल अटैक्स भी हो गए, तो मंदिर को तोड़ने की बहुत हुई थी। एंड इसके बाद उन्हीं ने 52 टन का जो मैग्नेट था उसे गिरा दिया गया था। बट कोई बात नहीं, वो बहुत प्यारा है। आज भी ये सेफ़ है थोड़ा सा, पर हाँ बहुत प्यारा दिख रहा है। एंड मस्ट विजिट प्लेस है ये, आप अगर आप पूरी आ रहे हो। तो हम अपनी लिस्ट की अगली जगह पे थे, जो कि क्लोज़ है, श्री गुंडिचा माता टेम्पल, जो कि कृष्ण जी की मौसी है। तो एक्चुअली ये अभी मुझे पता चले, मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ साल में 7 दिन खुलता है, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आती है। तो स्टोरी ये है कि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी साल के 7 दिन जब रथ यात्रा से अपने भक्तों के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो 7 दिन यहाँ गुंडिचा माता के यहाँ रहते हैं, और 7 दिन के बाद फिर से रथ यात्रा में बैठ के अपने मुख्य शिव मंदिर में जाते हैं। तो ये मंदिर सिर्फ उन्हीं 7 दिन खुलेगा, गुंडिचा माता मंदिर। तो आज हम दर्शन तो नहीं कर पाए, यहाँ पर बाहर से देख सकते हैं। हाँ, कुछ पंडित पुजारी जाते हैं, मतलब जैसे अभी गए थे, बस हम नहीं देख सकते, पर हाँ वो जाते हैं अंदर। पर ये वैसे खुलेगा नहीं, तो वो सिर्फ 7 दिन के लिए रहेगा। पर हाँ, आप जैसे जब भी आओगे तो एकदम बस स्टैंड जहाँ है, बस स्टैंड के एकदम राइट में ही है, तो आप यहाँ बाहर से तो उनके दर्शन करके ही जाना, ठीक है। राधे राधे। डे 1 में तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया था और मेरा कुछ भी नहीं हो पाया था, तो इसलिए सेकंड डे पे मैंने स्कूटी ले ली। पर यहाँ हेलमेट भी कंपलसरी है और ये कांच लोग देते नहीं है, तो दिस इज़ माय आउटफिट। अब यहीं से मैं घूम रहा हूँ ऐसे ही। ये मेरा सेकंड है, तो सेकंड डे में मुझे ऑलमोस्ट सारी कवर करनी थी। फर्स्ट डे पे मैं 3 जगह ही घूम पाया था, तो अब मैं यहीं से जा रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ जा पाता हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों से पता चला कि जगन्नाथ जी साल में 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि 15 दिन वो बीमार रहते हैं, क्योंकि उनके एक भक्त थे और उन्होंने उनके कष्ट अपने पे ले लिए थे, इसलिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो 15 दिन वो दर्शन नहीं कर पाए थे जगन्नाथ जी का, और उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी उस चक्कर में। तो जगन्नाथ जी ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि 15 दिन मैं अलरनाथ जी मंदिर में विराजता हूँ, जो कि मेरे पीछे है ये रहा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे और उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन करा, और वो ऑलमोस्ट जगन्नाथपुरी से यहाँ तक भाग के आ गए थे, जैसे उनको पता चला था। और वो उनकी विरह रूपी अग्नि इतनी ज़्यादा थी, मतलब प्रेम में इतने ज़्यादा थे कि उनको वो देखते ही बेहोश हो गए। और जिस शिला पे वो बेहोश हुए थे, उस शिला वो पिघल गई, वो शिला। तो आज भी उस शिला पे उनके अंगों के निशान हैं।
एंड उसे प्रेमशिला कहा जाता है, जो आपको पीछे देखने को मिलेगी, पर वही कैमरा अलाउ नहीं है। और जगन्नाथ जी के जो दर्शन थे यहाँ, अलरनाथ जी भगवान जी के एकदम डिट्टो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, मतलब उनका फेस पूरा सेम है, बस वो पतले हैं और एग्जैक्ट वही है। तो आप जब भी अगर आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना। ये जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर है, पर बहुत प्यारा है और आपको चैतन्य महाप्रभु की वो प्रेमशिला भी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा लगा यहाँ के, तो आप भी आइए। तो हमारी नेक्स्ट प्लेस है लोकनाथ टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ आपको बहुत सारी जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो रामेश्वरम में शिवलिंग बनाई थी उनका विग्रह है, और मल्टीपल शिवलिंग्स और भी है जो आपको अंदर जाके पता चलेगा। एंड कुंड भी है, तो ये सब आप लोकनाथ मंदिर में आके देख सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके यहाँ मतलब फ़ोन एंड शूज़ का अलग है, वो एंट्रेंस पे ही है, तो वो आपको मतलब वहीं जमा कराना है, जो इसके नॉमिनल चार्जेस है 10-20 रुपीज़, जो वही जगन्नाथ जी के वहाँ है। तो अगर अंदर भी चलते हैं। और ये रे शिव जी, शिव जी की शिवलिंग है, और अभी और भी है। और ये बहुत बड़ा कुंड है, ये बहुत ही बड़ा कुंड है और बहुत साफ भी है। ये थे मार्कंडेश्वर टेम्पल और वहीं उनका कुंड भी था। तो ये मेरी लिस्ट में नहीं था, पर हाँ हर बार की तरह भगवान निकलवा ही देते हैं, तो यहाँ भी आप विज़िट ज़रूर करिएगा। तो चलो हम अपनी अगली जगह पे चलते हैं। विज़िट कर रहा था, मतलब मैंने अपने अलरनाथ मंदिर कर लिए थे विज़िट, उसके बाद मैं रास्ते में वापस आ रहा था, मैं जगन्नाथ जी के एक और बार दर्शन करने जा रहा था। तो मुझे रास्ते में ये दिखे शिव जी और ये कुंड है पूरा। तो इस जगह का नाम है श्री मार्कंडेश्वर टेम्पल। शायद मार्कंडे कहानी है, शायद हो सकता है ये उसी कहानी से हो। तो ये कुंड है बहुत प्यारा, बहुत बड़ा है ये कुंड। मुझे पता नहीं मैंने मिस कैसे करा ये, पर ये मुझे बस मिल गया। तो अब हम अपनी अगली जगह पे आ चुके हैं, जो है श्री गौरा विहार आश्रम। और मैं बोल रहा हूँ कि जगन्नाथ मंदिर के बाद अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा पसंद आया वो यही है। यहाँ के विग्रह खुद अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, मतलब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये पीछे वैसे अपने सब संत लोग रहे जो नाम जप कर रहे हैं, और पीछे ये रासलीला, ये एक्चुअली अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, वीडियोज़ में बहुत प्यारे हैं। और वहाँ देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु, और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, और अभी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। यहाँ मैंने सुना है गोल्डन हनुमान जी भी जो चैंट कर रहे हैं, तो बहुत प्यारी जगह है। मतलब इन केस आप आ रहे हो, ये आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, देखनी है आपको यहाँ। ये एक और पूरी स्टोरी नरेट कर रखी है, पर मैं जानता नहीं, बट हाँ यही है। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना ज़रूर ये कौन सी स्टोरी है। और ये सेम स्टैचू अपने श्री अलरनाथ मंदिर में भी था, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। सिर्फ एक ही विग्रह नहीं था यहाँ, एक और विग्रह हैं जो कि है ये आप देखो। ये रहा ये कुंड, और ये रहे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का गोल्डन स्टैचू, जो कि बहुत बड़ा है। ये भी अपने श्री गौरा विहार आश्रम में ही है, और यहाँ ये कांच भी लग रहे हैं। और ये रहा मैं, और ये भी बहुत प्यारा बना रखा है। ये हरिनाम संकीर्तन के लिए बनाया गया है, यहाँ होता है। और भी अपन देखते हैं। इसके अलावा यहाँ गैया भी है। चलते हैं अपन और जगह। श्री महारास बोला जाता है, जो हुआ था उसमें कान्हा जी ने अपने बहुत सारे रूप बनाए थे, तो ये उसी की कहानी बताता है ये वाला। बट अंदर जाने का रास्ता नहीं है, बट हाँ यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप आके देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा, बस अपने कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता। चलो अपन और चीज़ें देख। जैसा मैंने आपको बताया था कि अलरनाथ जी में जब अपने जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, जब वो 15 दिन मिल नहीं पाए थे, तो एक्चुअली मुझे थोड़ी और डिटेल्स पता चली हैं श्री गौरा विहार आश्रम में, कि एक्चुअली उन्होंने जब वो मिल नहीं पाए थे उनसे, तो उनने भाव समाधि ले ली थी कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं। तो इस कारण जगन्नाथ जी को उनको बोलना पड़ा था कि आप वहाँ आइए। तो जब उनने समाधि ले ली थी, जब भाव समाधि, जब वो ऐसे जान देने जा रहे थे, तो ये देखो ये रही, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा बनाया गया है, और बस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बता भी नहीं सकता। और ये उनके प्रेम अवतार है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बस यही प्रेम अपन को मिल जाए, अपन पार हो जाए सब। ये हैं श्री नटराज जी, और नीचे थे यार अपने घर के बाहर रखते हैं ना वो है शायद ये, हाँ मैं नाम भूल गया उनका।
हरि बोल। और यहाँ कान्हा जी, बलराम जी और गैया भी है। और यहाँ राधा कृष्ण जी भी है, इधर भी है जो मेरी तरफ आ रहा है, बस मेरा फ़ोन ना ले जाए। अब यहाँ ये चढ़ गए मेरे पास आ गए, तो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, व्लॉगिंग के चक्कर में फ़ोन जाएगा। हाँ, उनके पीछे देखो आप, मैं दिखाता हूँ। महेश हनुमान जी चैंटिंग करते हुए, और यही इनका रियल स्वरूप है। बट पहले यहाँ पास में जाना अलाउ था, अब अलाउ नहीं है, तो यहीं से आप दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत बड़े भी है। हरि ओम, जय श्री राम। फिर ये कान्हा जी का एक और बचपन का, जिसमें वो और सारे ग्वाल बैठ के खा रहे हैं। बलराम जी भी है, कान्हा जी भी है, सारे ग्वाल भी है, और पीछे गैया भी है, सारे देवी देवता भी है। अरे वाह, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी है। ये रही अष्ट सखियाँ, और वो पीछे कान्हा जी और राधा जी विराजते हैं, जो वृंदावन में जैसे विराजते थे, और उन्हीं के साथ अष्ट सखियाँ वहाँ भी है। और यहाँ और भी बहुत सारे भक्त हैं, बट सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से अपन कैप्चर नहीं कर पा रहे उनको, बट बहुत सुंदर है। और सबसे ज़रूरी तो राधा जी और कान्हा जी जो अंदर दिख रहे हैं बस रिफ्लेक्शन की वजह से, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ख़त्म कब होगा, मुझे हर थोड़ी देर में एक नए विग्रह और मिल जाते हैं। गौरा विहार आश्रम में ही एक और है, ये देखो, ये है अपना समुद्र मंथन, जहाँ राइट साइड में सारे राक्षस है, लेफ्ट में सारे देव हैं, और कान्हा जी ने जो मोहिनी रूप लिया था वो है। और बहुत प्यारी हमें विग्रह देखने को मिले, मतलब यहाँ बहुत सारे विग्रह हैं। यहाँ भी पानी नहीं है। और ये देखो एक बार, ये रहे गजराज, वो रही लक्ष्मी मैया, जो लोटस जो बहुत सारे हैं उनके बीच में विराजती है, और पानी भरा रहता है, भी पानी नहीं है। और वहाँ सामने कान्हा जी राधा जी को मना रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये विग्रह और सब छाया देख के निधिवन ही लगेगा आपको, ये मिनी वृंदावन ही बन चुका है, और ये बहुत प्यारा है। ये पीछे राधा जी कान्हा जी, चरण स्पर्श कर लो। और ये रहे शिव जी, ये रही नौका विहार, और वो रहे कान्हा जी पत्ते पे छोटे से। ये रहे शिवलिंग, ये रहे गौतम बुद्ध, वो रहे पीछे साईं बाबा, और ये रहे पेड़। गौरा विहार मंदिर में जो मेन मंदिर है, मेरे से वो मिस हो गए थे, तो ये रहे वो, ये रहे गरुड़ जी, और वो रहे राधा कृष्ण जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसके अलावा ये रहे, आप पहचान ही गए होंगे। और तीसरे पे अपने जय जगन्नाथ, बहुत इतना पास से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ अलाउ है। श्री गौरा विहार आश्रम मेरा अनडाउटेडली जगन्नाथ जी के बाद जो सबसे बेस्ट रह सकता था वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ भी जगन्नाथ जी है, और मैं उनको छू के तक आया हूँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ अलाउ है, यहाँ सब वीडियो अलाउ है। एंड आप आ रहे हो चाहे जगन्नाथ जी के बाद और कहीं भी मत जाओ, बस यहाँ ज़रूर आना, आपको बहुत शांति मिलेगी। यहाँ बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, सी की आवाज़ आती रहती है। राधा जी, कान्हा जी, हर देवी देवता के सब बहुत सारे विग्रह हैं, मैं बता तक नहीं सकता, आप देखोगे आप खुद ही जानोगे। और पूरा निधिवन ही लगता है ये, इसी हिसाब से बनाया गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है, इसीलिए राधा जी और कान्हा जी का सब कुछ है यहाँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डू विजिट इट। चलिए अब हम अपनी अगली जगह पे चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। है मेरी नेक्स्ट प्लेस, वो है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि है ये, और ये रहे हनुमान जी, और जहाँ एंट्रेंस में ही आपको शिव जी का बड़ा सा विग्रह देखने को मिलेगा, जो मैं पास से भी दिखाता हूँ। ये रहे श्री ओमकारेश्वर जी का एंट्रेंस, और ये रहे शिव जी, ओम नमः शिवाय। और यहाँ शिव पार्वती विवाह, और यहाँ एक और है, इनको मैं जानता नहीं, और अपने और है, ये रहे जब शिव जी ने वो जहर पी लिया था, और ये रहे माता शिव जी, और माता शिव जी नहीं, शिव जी और माता पार्वती जी। हाँ, अब अपन और देखते हैं। ये पंचमुखी गणेश जी जो देखे नहीं जाते पर आज दिखे हैं, ये अपने शिव परिवार, ये गणेश जी महाराज ही पहले दिखे हैं। ये जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और ये पूरा राम दरबार जिसमें समस्त देवी देवता और सब कवर होते हैं। ये सब कहीं से लाए गए हैं, सबके नाम भी है, जैसे ये पिनाकेश्वर, यहाँ कुछ और लिखा है, धाबालेश्वर, सुंदरेश्वर, एंड ये 108 है टोटल में, यहाँ भी है जैसे। एंड नहीं हुआ है, ये अपने हरि नाम संकीर्तन करते हुए
अरे ओ, और अपने और भी है अभी यहाँ, ये देखो, ये अपन को मुँह के अंदर जाना है, तो देखते हैं मुँह के अंदर जाते हैं। कृष्णा का हुआ, कृष्णा ने पुकारा तो शिव से जा मिला। ये 108 शिवलिंग है। अब ये ओमकारेश्वर आने का सबसे जो मेन रीज़न था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है जगन्नाथ द्वार तेरे आज फिर खड़ा। राधा कृष्ण जी को झुला सकते हो यहाँ। मैं मेन इसकी वजह से आया था ओमकारेश्वर जी में। और ये भी जो अपना आखिरी पार्ट है वहाँ, ये अपने एंड का पार्ट है यहाँ। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ अपनी आखिरी जगह पे, जो है गोल्डन बीच। ये रहा। तो ये इसे ब्लू फ्लैग बीच भी बोला जाता है। ब्लू फ्लैग बीच एक अवार्ड है जो बहुत कम बीचेस को मिला है, और इसको भी मिला है वो। तो ये थी मेरी जगन्नाथ जी की ट्रिप। एक्चुअली जो प्लेसेस मैंने विज़िट करी है, इनके अलावा और भी थोड़ी प्लेसेस थी, बट मेरे पास टाइम जितना था, 2 दिन में मैं जितना घूम सकता था यहाँ मैं घूमा हूँ। 2-3 जगह मैं और बता सकता हूँ। एक है साक्षी गोपाल जी कि मतलब वृंदावन से कान्हा जी किसी भक्त की साक्षी देने आए थे, पर वो यहाँ से थोड़ा दूर है तो मैं जा नहीं पाया। इसके अलावा 51 शक्तिपीठों में से एक तो यहीं है, एकदम जगन्नाथ जी के प्रांगण में। पर एक और है जो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, जो उड़ीसा में ही पड़ता है। आई थिंक जितना है, मैं नाम भूल गया, मैं बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा 1-2 प्लेसेस और है, जैसे चिलिका लेक हो गया, एंड एक और है शायद, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर घूम सकते हैं। तो आइएगा ज़रूर। राधे राधे। यहाँ आने का अभी कोई टिकट तो नहीं है, पहले हुआ करता था जब मैंने देखा था। इसके अलावा जो सीट है, कुर्सियाँ हैं, इन कुर्सी पे बैठने का 50 रुपीज़ चार्ज है। तो आप अगर आओगे तो इस बीच पे ज़रूर आना है। बहुत बड़ा बीच और बहुत प्यारा बीच है, यहाँ खूब लहरें आती है। और यहाँ एक्चुअली में अगर तैरना नहीं आता तो बहने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो मैं इसीलिए नहीं जा रहा कि मुझे डर लग रहा है। मुझे तैरना अभी आता नहीं, कभी सीखूँगा तो जाऊँगा। तो यही मेरी ट्रिप एंड होती है। ये मतलब मेरी सारी प्लेसेस थी जो मैंने घूमी थी। एंड तो मेरी तरफ से कुछ की टिप्स हैं कि एक्चुअली जैसे मैंने आपको खाने के लिए बताया था कि 3 बजे के बाद ही मिलेगा, तो उसके अंदर मेरे थोड़े से चेंजेस है, मैंने और पता करा था। तो उन्होंने बोला था 3 बजे के बाद आपको फ्रेश खाना मिलेगा, मतलब जो रोज़ भोग बनता है, मतलब जैसे 64 तरीके के भोग बने, तो अब वो भोग लग के 3 बजे सबको परिकर को अपन, मतलब जैसे सबके पास आ जाएंगे, और वो फिर अपने जो श्रद्धालु होते हैं उन सबको खिला सकते हैं। तो 3 बजे के बाद आपको फ्रेश भोग मिलेगा। इनके सब 3 बजे से पहले जाते हैं तो भी आपको खिलाया जाएगा, बट वो पिछले दिन का भोग होगा। तो वही है, प्रसाद है, पहले भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पहले पता नहीं था तो मैं खा लेता। दूसरा, आपको 3 बजे के बाद, 3 बजे भी नहीं, आप तो 2 बजे से ही लेके चलो, 2 बजे के बाद आपको भीड़ मतलब आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लगभग 2-3 गुना 4 गुना। क्यों? क्योंकि सब फ्रेश भोग खाने आ रहे हैं। और जगन्नाथ जी का परिसर प्रांगण इतना बड़ा है, इतना प्यारा है कि वहाँ एक तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं आसपास के, तो चारों तरफ से वो भरा ही रहता है। रात के 11 बजे तक या 12 बजे तक वो भरा रहता है, हमेशा भरा रहेगा। तो लोग ज़्यादा आते हैं, तो 2 बजे के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप सुबह 4 बजे आ रहे हो तो भी भीड़ मिलेगी, 2 बजे के बाद आ रहे हो तो भी भीड़ मिलेगी। तो दिन में एक जब बहुत तेज़ धूप होती है, जब लोग बहुत डरते हैं कि बहुत तेज़ धूप आने वाली है इसलिए लोग नहीं आते, तो आप उस वक्त जाओ। अब ये वाले वीडियो के बाद वहाँ भी आ जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जाया बस। हाँ, और आइटनरी में यही बताना चाहूँगा कि इन केस आप प्लान कर रहे हो तो आप 2 दिन के अंदर ये सब प्लान कर सकते हो। 2 दिन में, डे 1 में तो आप ये सारी जगह देख लेना, और डे 2 में आप ये सारी जगह देख लेना। तो इसमें आपका पूरा जगन्नाथ धाम सब कवर हो जाएगा। इसके अंदर जो मुख्य मुख्य मंदिर है, जो अच्छे अच्छे हैं बहुत सारे, वो सब कवर हो जाएंगे जो अपने मेन वाले थे। बट इन केस आपके पास 3rd डे भी है तो आप ये सारी जगह देख लेना। क्यों? देखो, मैंने नहीं देखी, मेरे पास टाइम लिमिटेड था इसलिए मैं नहीं देख पाया, और धूल भी थी, तो आपके पास टाइम होना चाहिए तो आप देखोगे। इसके अलावा आपको जैसे 2 दिन के लिए रूम चाहिए तो आप बजट का ये रख लीजिए कि आप 1300 से 1500 रूम आपका 1 डे का पड़ जाएगा, तो 2 दिन में आप 3000 पकड़ के चलिए। इसके अलावा खाने का आप 2 दिन में अगर अकेले हैं तो आप मैक्सिमम, मतलब कितना ही कुछ भी हो जाएगी, आप 1000 के अंदर कर लेंगे, एंड 1000 की आपकी ट्रैवलिंग की हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो 3 दिन मान के चलिए। अकेले आ रहे हो, पर्सनल अपना खुद का व्हीकल लेना, आपके लिए जल्दी रहेगा सब कुछ, और आप एक्चुअली में कवर कर पाओगे। नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत आएगी। इनके ग्रुप में आ रहे हो, अपना प्राइवेट ऑटो कर लो या कार कर लो, तो वो आपको घुमा देगी, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ के साथ वो आपको टाइमली कवर कराएगी। क्योंकि मैं एक जगह मैंने ट्राई करा था डे 1 में बस पे, और उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया कि सेकंड डे मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो यही है मेरी तरफ से, जगन्नाथ जी जरूर आइए, 1.5-2 महीने में जगन्नाथ तीर्थ यात्रा है, आइए और जय जगन्नाथ। बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये पूरे देखो रथ के पहिए बन के तैयार हो गए। ये 2 पहिए भी तैयार हुए हैं। अभी यहाँ से मैं लूँगा ट्रेन भुवनेश्वर तक, और भुवनेश्वर से मेरी फ़्लाइट। तो
तो वैसे तो मैं पुरी टू भुवनेश्वर जा रहा हूँ, पर ये हुआ कि आज तक मैं वंदे भारत में बैठा नहीं था, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे का ही रास्ता है, पर कोई बात नहीं, वंदे भारत अवेलेबल थी तो मैंने यही कर ली। तो अभी देखते हैं अपन ये बैठते हैं, यहाँ का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा अपना, फिर वहाँ से अपनी फ़्लाइट है दिल्ली तक, एंड दिल्ली से फिर मुझे वापस अजमेर जाना है, क्योंकि मैंने 2 ट्रांच में करी थी। मैं सोचा था मैं दिल्ली घूम लूँगा, पर अब हिम्मत है नहीं, अब दिल्ली तो नहीं घूमने वाला, पर हाँ दिल्ली तो अजमेर फिर वहाँ। अब यहाँ से भुवनेश्वर जाना है, भुवनेश्वर से फ़्लाइट लेते हैं। इसके अंदर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, इसके अंदर जो स्पीड होती है वो स्पीडें शो कर रही होती है। एक बार देखो, जैसा वो स्क्रीन है उसके अंदर नेक्स्ट स्पीड भी बताता है। जैसे मैंने वीडियो ऑन करा वो स्पीड हट गया, अभी सीएट आ गया वहाँ, मतलब ट्रेन के डब्बे में। मेरे वीडियो में करना था मेरे को, हाँ मतलब स्पीड दिखती है इसके अंदर, कितनी स्पीड में जा रही है अपने बाइक की तरह। तो मैं वंदे भारत में था, और यहाँ भी हम एक वाटर बॉटल में लिए, इसके इन्होंने पैसे नहीं लिए, और न्यूज़पेपर और देंगे ऐसे अनाउंसमेंट में बोला था। ले लूँगा, पढ़ूँगा नहीं, फिर ट्रेन के बाहर किसी को दे दूँगा, अभी ले लूँगा। और ओवरऑल बढ़िया है, बढ़िया लगी मुझे तो ट्रेन। मतलब कभी मैं लंबी अगर जर्नी करूँगा तो मैं वंदे भारत प्रेफर करूँगा। देखते हैं अब भुवनेश्वर कब तक पहुँचते हैं, 1 घंटे की थी है तो पहुँचने वाले हैं हम, फिर फ़्लाइट लेते हैं। ये रही फ़्लाइट, अब जा रहे हैं दिल्ली, फिर सो जाएंगे। दिल्ली पहुँच चुके हैं, और यहाँ से मेरी अजमेर ट्रेन में लूँगा। रिजर्वेशन तो नहीं है, पर देखते हैं हम वहीं टीसी से बात कर लेंगे कुछ। तो चलो यही ब्लॉग का एंड करते हैं। राधे राधे। जगन्नाथ स्वामी भक्तों का सहारा, कहने को बाकी अब कुछ रहा